20 मिनट 20 खबर बुलेटिन में हम आपको प्रदेश से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों की खबर दिखाएंगे। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि दुनिया भर में क्या कुछ चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखेंगे अपने प्रदेश राजस्थान की खबरें। सवाई माधोपुर के कुंडेरा बस स्टैंड के पास उस वक्त हड़कंप मच गया जब वहां एक स्कॉर्पियो धू धू कर जलने लगी। बताया जा रहा है कि कुंडेरा बस स्टैंड के पास ये स्कॉर्पियो बड़ी तेजी के साथ आई और एक पंचर की दुकान के पास आकर रुक गई। स्कॉर्पियो के रुकते ही इसके अंदर बैठे लोग तेजी से नीचे उतरे और दूर हट गए। इसके कुछ ही पलों के बाद स्कॉर्पियो गाड़ी में आग लग गई। लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही स्कॉर्पियो आग के शोले में बदल गई। ये आग इतनी तेज थी कि उसके पास जाने की कोई हिम्मत नहीं कर सका। कुछ ही देर में गाड़ी पूरी तरह जलकर खाक हो गई। हालांकि गनीमत ये रही कि इसमें बैठे लोग आग फैलने से पहले ही बाहर निकल गए थे। स्कॉर्पियो में लगी आग की खबर फायर ब्रिगेड और पुलिस को दी गई, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही गाड़ी स्वाहा हो चुकी थी और उसमें बचाने लायक कुछ नहीं बचा था। बाड़मेर से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। यहाँ एक महिला के साथ मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में ये तो नजर आ रहा है कि आपस में कुछ महिलाएं मारपीट कर रही हैं। साथ ही ये भी साफ नजर आ रहा है कि इस दौरान एक महिला पर जेसीबी मशीन चढ़ाने की कोशिश की गई। बताया जा रहा है कि मारपीट का ये वायरल वीडियो बाड़मेर के बायतू थाना क्षेत्र का है। हालांकि न्यूज 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। इस वीडियो को लेकर अब तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक बायतू में जमीन विवाद को लेकर एक पक्ष ने इस महिला के कब्जाशुदा जमीन पर जेसीबी चलाना शुरू कर दिया, जिसका विरोध करने के बाद दो महिलाओं ने इस महिला पर हमला कर दिया और कई लोग यहाँ पर मूक दर्शक बने नजर आए। महिला के साथ मारपीट करने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने दोनों पक्षों की ओर से बायतू थाने में मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। माउंट आबू में सर्दी के तेवर तेज होने लगे हैं। यहाँ बुधवार की रात पारा लुढ़क कर 4 डिग्री तक पहुँच गया। बताया जा रहा है कि ये इस सीजन की सबसे सर्द रात थी। तापमान में लगातार गिरावट की वजह से यहाँ सर्दी बढ़ती जा रही है और यहाँ की वादियों में कोहरा भी दिखाई देने लगा है। आपको बता दें, पिछले एक सप्ताह से माउंट आबू सहित पूरे जिले में सर्दी बढ़ी है। माउंट आबू में बढ़ रही सर्दी से जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है और यहाँ तापमान गिरने से मैदानी भागों में सर्दी का असर बढ़ने लगा है। बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में सर्दी और तेज होने के आसार है। दरअसल उत्तर भारत से शुरू हुई हवाओं का असर राजस्थान के कई इलाकों में नजर आ रहा है और यहाँ के मौसम में बदलाव साफ नजर आने लगे हैं। मौसम विभाग की माने तो प्रदेश में मौसम का ये बदलाव आगे भी जारी रहेगा और पश्चिमी विक्षोभ की वजह से हल्की बूंदाबांदी होने के आसार है। माउंट आबू में सर्दी बढ़ने के साथ पहाड़ियों में हल्की धुंध देखने को मिल रही है। माउंट आबू में सूर्यदेव भी नदारद रहने लगे हैं। हालांकि मौसम के बदलाव का लुत्फ उठाने के लिए पर्यटकों के यहाँ पहुँचने का सिलसिला तेज हो गया है। और अब देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की खबरें। दिल्ली में प्रदूषण पर सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद प्रदूषण बढ़ाने वाली गाड़ियों के खिलाफ मुहिम तेज कर दी गई। परिवहन विभाग ने बिना प्रदूषण जांच करवाए चलाई जा रही गाड़ियों पर 10,000 का जुर्माना लगाने का फैसला लिया है। इसके लिए परिवहन विभाग की कई टीमें दिल्ली के कई बड़े पेट्रोल पंप पर तैनात की गई, जो पेट्रोल भरवाने के लिए पेट्रोल पंप पर पहुंच रही गाड़ियों की सख्ती से जांच में जुटी दिखी। जांच कर रहे पुलिस वाले गाड़ी चलाने वालों से उनकी गाड़ी का PUC यानी प्रदूषण नियंत्रण सर्टिफिकेट मांगते दिखे। ये जो वाहन चालक हैं अपने जो पेपर्स हैं वो दिखा रहे हैं। इस काम में पुलिस वालों के साथ कुछ वॉलंटियर्स की टीम को भी लगाया गया। अगर कोई भी व्यक्ति पेट्रोल डलवाने के लिए या CNG लेने के लिए अगर वो विदाउट पोल्यूशन सर्टिफिकेट है तो उसको वहीं चालान किया जा रहा है। दावा किया गया कि वसंत कुंज इलाके के सिर्फ एक पेट्रोल पंप पर ही सुबह से दोपहर तक करीब 150 गाड़ियों की चेकिंग की गई। जो गाड़ियाँ यहाँ आती हैं उनका पेट्रोल लेने के लिए उनका पोल्यूशन चेक कर रहे हैं हम। अच्छा, हमारा मेन मोटिव ये है कि भाई पोल्यूशन ना हो। प्रदूषण जांच में सख्ती बढ़ी तो लोग भी प्रदूषण जांच केंद्र पहुंचकर अपनी गाड़ी के लिए सर्टिफिकेट बनवाने पहुंचे। बताया गया कि प्रदूषण के खिलाफ चलाई गई इस मुहिम से सड़कों पर जाम ना लगे, इसलिए खास तौर पर पेट्रोल पंपों पर ही चेकिंग की जा रही है।
दिल्ली के वेस्ट पटेल नगर इलाके से चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। वहां एक महिला ने बीच सड़क पर एक कैब ड्राइवर को बुरी तरह पीट दिया। इस मारपीट का वीडियो बाद में वायरल हो गया। बताया गया कि ये घटना 3 दिन पहले की है, जब गुस्से से तमतमाई वो महिला कैब ड्राइवर पर बरस पड़ी। उसने आसपास मौजूद लोगों के सामने ही उस पर ताबड़तोड़ थप्पड़ बरसा दिए। उसे इस तरह मारपीट करता देख लोगों से भी नहीं रहा गया और उन्होंने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। ये सरेआम गुंडागर्दी है मैडम, सरेआम। इस दौरान कुछ लोगों ने तो उसे पुलिस को बुलाने की भी सलाह दी। कोई नियम कानून नहीं है देश में, गुंडाराजी है। लेकिन बीच बचाव कर रहे लोगों की नसीहत बेअसर रही। यही नहीं, उस महिला का पारा इतना चढ़ चुका था कि उसने किसी की टोकने की भी परवाह नहीं की, जिसे देखकर वहां मौजूद लोगों के सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने उसे धमकाना शुरू कर दिया। इसके बाद गुस्साई भीड़ ने उसे और उसके एक दोस्त को गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया। बताया गया कि ट्रैफिक जैम में फंसे होने और आगे बढ़ने की जगह न मिल पाने की वजह से उसने अपना सारा गुस्सा कैब ड्राइवर पर उतारा। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से हैरान करने वाले कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां 10वीं क्लास में पढ़ने वाले एक छात्र के लापता होने पर बीजेपी के छात्र संगठन एबीवीपी ने स्कूल प्रशासन के खिलाफ हंगामा किया। इस स्कूल की एक टीचर पर आरोप है कि उसी ने हर्षित पांडे नाम के छात्र को स्कूल परिसर से बाहर निकाल दिया था, जिसके बाद से वो घर नहीं पहुंचा। जब इस बात को कई घंटे बीत गए तब एबीवीपी के कुछ कार्यकर्ता उस बच्चे के परिवार वालों के साथ स्कूल पहुंचे, जहां उन्होंने खूब बवाल किया। तो वहीं धरने पर बैठ गए और स्कूल प्रशासन के खिलाफ नारे लगाने लगे। आरोप है कि बच्चे की गुमशुदगी के बाद पहले तो स्कूल प्रशासन ने इस बात से ही इनकार कर दिया कि वो स्कूल आया भी था। बाहर भगा दिया उस बच्चे को और वो अपने घर नहीं पहुंचा अभी तक। हंगामा बढ़ा तो पुलिस की टीम वहां पहुंची। पुलिस वालों ने एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को शांत करने की कोशिश की। गुमशुदा बच्चे की बरामदगी का पूरा प्रयास किया जा रहा है। बताया गया कि बच्चे की तलाश के लिए शहर के अलग अलग हिस्सों में पुलिस की कई टीमें तैनात कर दी गई हैं। उत्तर प्रदेश के झांसी में राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व की शुरुआत हो गई है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत झांसी में ये कार्यक्रम 3 दिन तक चलेगा, जिसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है। इस कार्यक्रम के उद्घाटन के बाद वहां पहुंचे हथियारों की प्रदर्शनी देखने, जहां उन्होंने भारत की सुरक्षा के लिए बनाए गए हथियार जैसे कि तोप, टैंकर और मशीन गन देखी। रक्षा मंत्री ने एक मशीन गन उठाई और उससे निशाना साध कर भी देखा, जिसके बाद वो वहां मौजूद सेना के जवानों के बीच पहुंचे और गर्मजोशी से मिले। इससे पहले उन्होंने कार्यक्रम के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए इस पर्व को देश की आन बान और शान का प्रतीक माना और सेना को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया। ऐसे हालात पैदा होंगे जब दुनिया के दूसरे देशों से हथियार अपने सेना के बहादुर जवानों के लिए आयात नहीं करेंगे, बल्कि भारत की धरती पर ही भारत के जवानों के हाथ वो हथियार बनाए जाएंगे। 3 दिन के राष्ट्रीय रक्षा समर्पण पर्व का आगाज रक्षा मंत्री ने किया और उसका समापन करने खुद पीएम झांसी पहुंचेंगे। राष्ट्रीय रक्षा समर्पण पर्व के मौके पर वहां सेना ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया और हैरत अंगेज करतब दिखाए, जिनमें सबसे खास रहा ड्रोन फॉर्मिंग, जिसमें कई ड्रोन एक साथ आसमान में उड़े, जिसे देखकर लगा कि कई पक्षी एक साथ झुंड में उड़ रहे हैं। इसके अलावा वायुसेना के विमानों के फ्लाई पास्ट ने भी लोगों का दिल जीता। वो जब तिरंगा बनाते हुए गुजरे तो देखने वाले देखते ही रह गए। स्काई डाइविंग करने वाले जवानों को देखकर तो आंखें फटी की फटी रह गई। 1971 के भारत पाक युद्ध, मुक्ति संग्राम और बांग्लादेश को मिली आजादी के 50 साल पूरे होने के मौके पर पूरे देश में स्वर्ण जयंती वर्ष के तौर पर मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में बीएसएफ के सहायक प्रशिक्षण केंद्र में हथियारों की प्रदर्शनी लगाई गई। इस प्रदर्शनी का अवलोकन करने के लिए मुक्ति संग्राम में अहम भूमिका निभाने वाले बीएसएफ के पूर्व अधिकारी, जवान और सिलीगुड़ी के साथ साथ आसपास के क्षेत्रों से काफी संख्या में लोग पहुँचे थे। 1971 वॉर में काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा लिबरेशन में, मुक्ति वाहिनी को चाहे हेल्प करने में हो या दूसरी चीज़ों में हो, तो वो चीज़ को एक तरीके से यादगार स्वरूप। गौरतलब है कि 26 मार्च 1971 को बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया था। उसी के बाद बांग्लादेश मुक्ति युद्ध हुआ। उसी मुक्ति संग्राम के 50 साल पूरे होने के मौके पर सीमा सुरक्षा बल की ओर से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आम लोगों को अत्याधुनिक हथियार देखने का मौका मिला। जो हथियार है उसको हम लोगों ने लाइव नहीं देखा था, आज एकदम अपनी आंखों से पास से ही देखा।
केरल के इडुक्की से डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। वहां हाथियों के एक झुंड ने ऐसा उत्पात मचाया कि किसानों की कड़ी मेहनत मिट्टी में मिल गई। हाथियों ने यहां कई एकड़ में फैली फसल को बर्बाद कर दिया, जबकि उनके खौफ से लोग घरों में कैद हो गए और एक आदमी ने घर के अंदर से ही हाथियों के उत्पात का वीडियो बना लिया। वीडियो में साफ दिखा कि हाथियों को रोकने के लिए वन विभाग की टीम ने जैसे ही हवा में फायर किया तो हाथी डरकर भागने लगे। हाथियों को भगाने के लिए लोग भी शोर मचाते सुनाई दिए। हाथियों का झुंड जैसे ही रिहायशी इलाके की तरफ बढ़ने लगा, वन विभाग की टीम ने एक और फायर कर दिया। इसके बावजूद हाथी रिहायशी इलाके की तरफ चले गए। कुछ देर के बाद हाथी तो वहां से चले गए, लेकिन तब किसानों की केले की फसल का नुकसान हो चुका था। लोग अपनी फसलों की बर्बादी का जायजा लेते दिखे। दावा किया गया कि कई एकड़ में फैली केले की फसल तैयार होने की कगार पर थी, लेकिन हाथियों ने उसे तबाह कर दिया। हाथियों के आतंक की वजह से इलाके में दहशत का माहौल बन गया। आपको बता दें, केरल का इडुक्की जिला इलायची, काली मिर्च और चाय बागान के लिए मशहूर है और उसी जिले में पेरियार नेशनल पार्क भी है और यहाँ के हाथी पिछले 10 साल से जंगल के पास बसे गांव के लोगों की फसल ही नहीं बल्कि जिंदगी भी रौंद रहे हैं। शिवहर की तेज तर्रार अनुष्का कुमारी ने बिहार की सबसे कम उम्र की मुखिया बनकर कमाल कर दिखाया है। महज 21 साल की उम्र में जब बेंगलुरु के नामी कॉलेज से पढ़ लिखकर ये बेटी गांव लौटी तो पंचायत चुनाव की घड़ी आ गई। जनता ने भरोसा जताया और अनुष्का कुमारी चुनावी मैदान में कूद गई और जब वोटिंग के बाद रिजल्ट आया तो इस होनहार बिटिया ने बिहार की सबसे कम उम्र की मुखिया बनकर रिकॉर्ड बना दिया। सुखाड़, भूखमरी और अशिक्षा जैसे हालात से जूझ रहा कुशहर पंचायत सालों से विकास की बाट जोह रहा है। कई मुखिया आए और चले गए, लेकिन न कुशहर की सूरत बदली और न ही कुशहर की जनता की माली हालत सुधरी। अब जबकि पढ़ी लिखी बिटिया मुखिया बनी है तो जाहिर है उम्मीदें बढ़ गई है। कुशहर के ग्रामीणों के भरोसे की बदौलत बिहार की सबसे कम उम्र की मुखिया के रूप में अनुष्का कुमारी पंचायत की कमान संभालने जा रही है। महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से सेना की ओर से जम्मू कश्मीर के अनंतनाग की महिलाओं को सिलाई मशीनें बांटी गई। इस दौरान सेना के जवानों ने दूर दराज से आई गरीब महिलाओं को सिलाई मशीनों के साथ साथ कपड़े भी वितरित किए। दरअसल सेना की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में इन महिलाओं को सिलाई कढ़ाई की ट्रेनिंग दी गई थी और ट्रेनिंग पूरा होने के बाद इन्हें सिलाई मशीनें वितरित की गयी। तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि 90RR का कि इसने हमें 45 डेज का कोर्स दिया। मैं 90RR से बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हमने बहुत कुछ सीखा, मतलब प्लाजो सीखा और बेल्ट वाला शलवार सीखा और फुल ड्रेस ये सीखा। मैं 90RR से बहुत शुक्रगुजार हूँ। जो यहाँ पे आर्मी वालों ने खोला था काटन ट्रेनिंग का सेंटर, वो उससे हमें बहुत फ़ायदा मिला है और हम चाहते हैं ऐसे प्रोग्राम और हो, हमें ऐसे फ़ायदा मिले। ये सीख के हमें बहुत फ़ायदा हुआ है क्योंकि हम किसी के मोहताज नहीं रहना चाहते। अगर ऐसे ही प्रोग्राम होंगे तो हम बहुत कुछ सीख पाएंगे और हम किसी के मोहताज नहीं रहेंगे। सर, श्रीनगर के सबसे पुराने सेंट ल्यूकस चर्च के नवीकरण का काम तेजी से चल रहा है और उम्मीद जताई जा रही है कि क्रिसमस से इस चर्च को अपना खोया हुआ गौरव वापस मिल जाएगा। आपको बता दें, 90 के दशक में आतंकवाद की वजह से बंद हुए चर्च के नवीनीकरण का काम जोरों पर है। चर्च की छत को प्रसिद्ध कश्मीरी खत्म बंद यानी लकड़ी पर नक्काशी किए गए टुकड़े के साथ फिर से डिजाइन किया गया है। साथ ही राजमिस्त्री, बढ़ई, कारीगर और मजदूर दशकों से खस्ता हालत में पड़ी पत्थर और ईंट की चिनाई वाली संरचना को बहाल करने की कोशिश में है। श्रीनगर के डलगेट इलाके में स्थित सदियों पुराने इस चर्च का जीर्णोद्धार कार्य सरकार की ओर से प्रायोजित वास्तुकला और विरासत का संरक्षण और रखरखाव योजना के तहत किया जा रहा है। जानकारी ये है कि राजमिस्त्री इमारत की ईंटों के बीच की जगह को उसके मूल आकार में बहाल करने के लिए उसके निर्माण के दौरान इस्तेमाल की गई सामग्री से भरेंगे ताकि ये चर्च वैसा ही दिखे जैसे पहले देखने को मिलता था। ये भी हमने उसी के हिसाब से, जिस हिसाब से 125 साल पहले काम हुआ है, उसी के हिसाब से इसको भी इस वक्त यूटिलाइज कर रहे हैं। अद्भुत है ये तस्वीरें, अद्वितीय है इन पौधों की सजावट। टीवी स्क्रीन पर देखकर इन फूलों की सुंदरता पर मंत्रमुग्ध तो हुआ जा सकता है, लेकिन इतना तय है कि इन्हें देखकर इनकी खुशबू में सराबोर हो जाने के लिए आपका भी दिल बेताब हो उठेगा।
रंग बिरंगे फूलों की ये तस्वीरें नासिक की हैं, जहां का फ्लावर पार्क इन दिनों रंग बिरंगे फूलों से गुलजार है। खास बात यह है कि पौधे और फूलों से हाथी, घोड़े और दूसरी चीजें इस कदर सजाई गई हैं कि जी करे देखते ही रहें। और जो लोग यहाँ आ रहे हैं उनके लिए तो ये फूलों का वो शहर है जिसकी तस्वीर वो हमेशा हमेशा के लिए अपने दिल के एल्बम में संभाल कर रखना चाहेंगे। ऐसा वाटर पार्क मैंने अपना फ्लावर पार्क मैंने दुबई में देखा है। अभी ये फ्लावर पार्क देख के मुझे ऐसा ही लगा है मैं यहाँ दुबई में हूँ। घूमने के बाद बहुत ही अच्छा लगा। मतलब ऐसा पार्क इंडिया में और कहीं नहीं है मेरे ख्याल से। अब्रॉड में है ऐसे, यूएस में, दुबई में है वैसे टाइप के, पर मतलब वैरायटी बहुत अच्छी है, कलर बहुत अच्छे है, सब स्टनिंग कलर्स है। भीष्म पितामह को बाणों के सेज सैया पर लेटे देखना है तो उत्तराखंड के हल्द्वानी की ये तस्वीर देख लीजिए। यहाँ भीष्म की ये काया महाभारत काल के पेड़ पौधों के बीच पर्यावरण की शिक्षा दे रही है। हल्द्वानी फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर ने ऐसी अनोखी वाटिका तैयार की है जहाँ महाभारत काल के 1-2 नहीं बल्कि 30 से ज्यादा प्रजाति के पौधे लगाए गए हैं। हम जंगल से संग्रहित करके लेके आए हैं, तो ये 37 प्रजातियों की यहाँ पर हमने रोपण किया है ताकि आम जनमानस इसको आए और देखे। खास बात यह है कि शमी, अशोक, बिल्ब, बद्री, पलाश, पीलू जैसे पेड़ पौधे देश के विभिन्न हिस्सों में फैले हुए हैं, जिन्हें फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर ने एक जगह लाकर ये खूबसूरत वाटिका तैयार की है। महाभारत काल की वाटिका में आकर हमें पता लगता है कि धर्मशास्त्र न हमें सिर्फ धर्म की शिक्षा देते हैं बल्कि इनमें पर्यावरण का गूढ़ रहस्य भी छिपा हुआ है। फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर की ये वाटिका अनोखी है और इससे पहले भी रिसर्च सेंटर अपनी अनोखी शहीद वाटिका, देव वाटिका, सर्वधर्म वाटिका, नक्षत्र वाटिका, रामायण वाटिका, भारत वाटिका और राशि वाटिकाओं के जरिए देश विदेश से लोगों का ध्यान खींच चुका है। उत्तर प्रदेश के कानपुर के चिड़ियाघर में इन दिनों विदेशी पक्षी आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। ये पक्षी हर साल नवंबर के महीने से दूसरे देशों से पलायन करके भारत आते हैं। चिड़ियाघर प्रशासन की माने तो ज्यादातर पक्षी कंबोडिया, मंगोलिया, चीन और यूरोप से भारत आते हैं और इन विदेशी पक्षियों को देखने के लिए यहाँ लोगों की भीड़ लगी रहती है। तो यहाँ पे आपने बर्ड सेंचुरी देखी है? जी देखी। कैसी लगी? बढ़िया लगी, अच्छी लगी हम लोग को देखने में। इससे पहले कभी आए हैं कानपुर जू? नहीं, इससे पहले तो भी हम लोग कानपुर नहीं आए हैं, अभी पहली बार आ रहे हैं। यूपीएससी का एग्जाम में था इसलिए कभी कभी मौका मिलता है ना, हम लोग को परीक्षा देने के लिए बाहर जाते हैं तो कभी कभी ऐसे जगह पुराना जो अपना पहले से प्राणी ये सब देखने के लिए कभी कभी हम लोग को मौका मिलता है तो घूम लेते हैं। दरअसल जहाँ पर ठंड अधिक होती है वहाँ इन पक्षियों का रहने खाने की व्यवस्था उपलब्ध नहीं हो पाती, इसलिए ये पक्षी अपने गुजर बसर के लिए भारत प्रवास पर चले आते हैं। यहाँ आने वाले पक्षियों में ज्यादातर पक्षी साइबेरिया से भारत आते हैं क्योंकि इन दिनों वहाँ पर भीषण ठंड के चलते बर्फ जमने लगती है। शुक्रवार को देव दीपावली के मौके को यादगार बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी में प्रशासन ने खास तैयारी की है। गंगा नदी के 84 घाटों को इस साल करीब 15 लाख दियों से सजाया जाएगा। इस नज़ारे को लोग इस बार जमीन के साथ साथ हॉट एयर बैलून के जरिए भी देख सकेंगे। हॉट एयर बैलून में सवार होने के लिए एक आदमी को 500 रुपए खर्च करने होंगे। खास बात यह है कि 3 दिनों तक चलने वाले बलून फेस्टिवल की शुरुआत हो गई है। हॉट एयर बलून में एक बार में करीब 1 घंटे तक लोग इस अनोखे नजारे का मजा ले सकेंगे। प्रशासन ने इसके अलावा कई दूसरी तैयारियां भी की हैं। एक प्रमोशनल इवेंट है और हम लोग प्रयासरत हैं कि काशी के लिए कि रेगुलर इवेंट बन सके और इसीलिए सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व रखा गया है कि इससे ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार इसका हो सके। वाराणसी में सबसे भव्य नजारा तो बलून फेस्टिवल के वजह से देखने को मिल रहा है, जहां इसके शुरू होते ही 80 घाट के आसपास कई रंग बिरंगे हॉट एयर बैलून हवा में उड़ते नजर आए। अमेरिका के वॉशिंगटन में एक तूफान की वजह से कई दिन से हो रही बारिश पर आखिरकार ब्रेक लग ही गया। हालांकि जगह जगह पानी भर जाने की वजह से लोगों का संकट बरकरार है। वहां अब भी लगभग 50,000 घरों को बिना बिजली के गुजारा करना पड़ रहा है। वहां से जो तस्वीरें सामने आई हैं, उनमें बारिश थमने के बाद भी हालात कुछ खास बदले हुए नहीं दिखे। वॉशिंगटन में जगह जगह पानी का कब्जा नजर आया। सड़कों पर सैलाब ने सितम ढाया तो लाखों की गाड़ियां जिंदा लाश बनकर रह गई। तालाब बने रास्तों पर लोगों को नावें चलानी पड़ी।
खास बात यह है कि मकानों के बाहर नदी बहती दिखने लगी और मकानों के लॉन में स्विमिंग पूल बना नजर आया। मूसलाधार बारिश की वजह से एक शहर को बचाने के लिए प्रशासन को फंती नदी के किनारे दीवार बनानी पड़ गई। वहीं वाशिंगटन से बाढ़ के बीच बचाव अभियान की सांसें अटका देने वाली तस्वीरें भी सामने आई। वहां पानी में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए अमेरिका के कोस्ट गार्ड को मोर्चा संभालना पड़ा, जिन्होंने हेलीकॉप्टर्स तक काम पर लगा दिए। सिर्फ बाढ़ ही नहीं बल्कि तेज बारिश की वजह से आए कीचड़ के सैलाब ने खूब कहर ढाया। राज्य का एक अहम हाईवे बंद करना पड़ा क्योंकि मलबा सड़क पर आ धमका, जिसने लाखों की गाड़ियों का ऐसा कचूमर निकाला कि वो कबाड़ ही बन गए। चीन के कुछ शहरों में ऐसा घना कोहरा छाया कि वहां ऑरेंज यानी दूसरा सबसे खतरनाक अलर्ट जारी करना पड़ा है। हाल ये है कि वहां 50 मीटर दूर तक भी देख पाना मुश्किल है। ऐसे में जो लोग सड़कों पर निकले उनके तो शामत ही आ गई। चीन के पूर्व में मौजूद शानडोंग प्रांत में धुंध की ऐसी मोटी चादर बिछ गई कि आंखों ने काम करना ही बंद कर दिया। तस्वीरें देखकर ऐसा लगा मानो कैमरा बादलों के बीच घुस गया हो और सामने कुछ नजर न आ रहा हो। आसमान छूती जो इमारतें दूर से ही दिख जाती थी वो तक गायब हो गई। लोगों को दिन में ही अपनी गाड़ियों की हेडलाइट जलानी पड़ी और हवा से बातें करने वाली कारें सांप की तरह रेंगने लगी। बताया गया कि जहां लोग 20 मिनट में अपने दफ्तर पहुंच जाया करते थे, धुंध ने उनकी ड्राइविंग की रफ्तार पर ऐसी लगाम लगाई कि उन्हें सफर तय करने में 40 मिनट तक लग गए। वहीं उत्तरी चीन के हेबे प्रांत से भी मिलती जुलती तस्वीरें सामने आई। वहां भी कोहरे का मचाया कोहराम साफ नजर आया, जिसने हर चीज को ढक दिया। वहां ट्रैफिक संभालने के लिए पुलिस को सड़क पर उतरना पड़ा। इस साल हुए 18वें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स डे के लिए दुनिया भर के देशों में कई नए विश्व रिकॉर्ड्स बने और कई पुराने रिकॉर्ड्स टूटे। हर साल होने वाले गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स डे पर अलग अलग देशों के जिम्नास्ट, एथलीट वगैरह अपने हैरत अंगेज हुनर दिखाते हैं और इस बार भी उन्होंने ऐसे रिकॉर्ड्स बनाए कि देखने वाले दंग रह जाएं। किसी ने फुटबॉल के साथ कमाल कर दिखाया तो किसी ने साइकिल के साथ करतब किए। लंदन में अमेरिका का एक शख्स तो बच्चों के खिलौने पोगो स्टिक के सहारे 5 कारों के ऊपर से कूद गया। उसने लंबी लंबी छलांगे लगाकर सबसे ज्यादा गाड़ियों को पार किया, जो कि रिकॉर्ड बन गया। वहीं ब्रिटेन के एक जिम्नास्ट ने 2 बार के बीच 6 मीटर की सबसे लंबी दूरी की बैक फ्लिप मारकर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा। उधर चीन में 70 किलो के वजन वाला एक टीचर 1 टन से भारी गाड़ी को खींचता दिखा, लेकिन इस दौरान वो अपने पैरों पर नहीं बल्कि हाथों के बल चलता नजर आया। उसकी कमर पर रस्सी बांध दी गई और रस्सी से कार महज 1 मिनट 13 सेकंड में चीन के शख्स ने सबसे तेजी से 50 मीटर तक कार खींची। वहीं कतर में मोरक्को के एक जिम्नास्ट ने तो कमाल ही कर दिया। उसने 30 सेकंड में पीछे की तरफ सबसे ज्यादा 12 बार कलाबाजी की, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ ये कारनामा उसने एक पैर के बल पर किया। मिस्र के अबू गोराब रेगिस्तान में 4500 साल पुराने सूर्य मंदिर मिलने से लोग हैरान हो गए हैं। दरअसल कुछ पुरातत्वविद मिस्र में राजधानी काहिरा से दक्षिण की तरफ मौजूद शहर अबू गोराब के रेगिस्तान में खनन कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें वहां ऐसा प्राचीन मंदिर मिला जिसे देखकर वो हैरान रह गए। जांच में पता चला कि ये मंदिर सूर्य देव का है और ये करीब 4500 सालों से रेगिस्तान में दबा था। मिस्र के आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि ये पिछले दशक की सबसे बड़ी खोज है। पुरातत्वविदों के अनुसार ये मंदिर 5वें साम्राज्य के फेरोह ने बनवाया था। तब वो जीवित थे। इसका मकसद था कि उन्हें लोग भगवान का दर्जा दें। दूसरी तरफ पिरामिड्स बनवाए गए थे जहां पर फेरोह के मरने के बाद उनकी कब्र बनाई जाती थी ताकि मरने के बाद वो भगवान का स्वरूप ले सकें। आपको बता दें कि मिस्र में अब तक 2 प्राचीन सूर्य मंदिरों की खोज की गई है। सबसे पहले मिस्र के उत्तर में पुरातत्वविदों को एक सूर्य मंदिर मिला था और उसी से ये पता चला था कि देश में और भी सूर्य मंदिर है। जिसके बाद मिस्र में इन मंदिरों की खोज शुरू की गई। फिर ये जानकारी मिली कि मिस्र में ऐसे 6 सूर्य मंदिर हैं जो 4500 साल पहले बनवाए गए थे। उनमें से एक अभी अबू गोराब के रेगिस्तान में मिला है। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।